आज हम साइंस, फिलॉसफी और थियोलॉजी के बारे में समझेंगे। यूनिवर्स के नेचुरल लॉज और एनवायरनमेंट की स्टडी को साइंस कहते हैं, जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के जरिए करी जाती है। इसकी 4 स्टेजेस होती है: ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, प्रेडिक्शन और रिजल्ट की टेस्टिंग, जो रिपीटेबल होने चाहिए। इसी तरह रियलिटी, एग्जिस्टेंस, यूनिवर्स और नॉलेज के बारे में उठने वाले फंडामेंटल क्वेश्चंस की स्टडी को फिलॉसफी कहते हैं, जिसका लिटरल मतलब होता है लव ऑफ विजडम। फिलॉसफी की कई शाखाएं होती हैं, जैसे मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स, लॉजिक और एस्थेटिक्स। रियलिटी, एग्जिस्टेंस, यूनिवर्स के असल नेचर और फिजिकल वर्ल्ड के बियॉन्ड या परे जो चीजें हैं, उनकी स्टडी को मेटाफिजिक्स कहा जाता है। जैसे कि एग्जिस्टेंस की अल्टीमेट रियलिटी क्या है, क्या ईश्वर का अस्तित्व है, आत्मा क्या है या कॉन्शियसनेस क्या है आदि। ये सभी सवाल साइंस के स्कोप से बाहर हैं, इसलिए ये चीजें अनसाइंटिफिक नहीं कहलाई जा सकती। मेटाफिजिक्स की सबसे अहम अप्रोच है स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअलिज्म, जिसे रूहानियत भी कहा जाता है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है अंदरूनी खोज, और इसका एक मेथड मिस्टिसिज्म होता है, यानी रहस्यवाद या तसव्वुफ, जिसका मतलब है डायरेक्ट एक्सपीरियंस, और इसी के एक मेथड को इस्लाम में सूफिज्म पुकारा जाता है। ऐसे ही नॉलेज की नेचर, ओरिजिन, स्कोप और लिमिट्स की स्टडी को एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है, जैसे कि जो कुछ हम जानते हैं वो कैसे जानते हैं, या इंसान की समझ की हदें क्या है। इसी तरह फिलॉसफी की एथिक्स या वैल्यूज शाखा में सही और गलत की स्टडी करी जाती है, और इसीलिए इसे मॉरल फिलॉसफी भी पुकारा जाता है। लॉजिक या माइंड शाखा में रीजनिंग और रैशनल के उपयोग के जरिए झूठ और सच में अंतर करने की स्टडी करी जाती है। एस्थेटिक्स शाखा में कला, सुंदरता और स्वाद आदि की स्टडी करी जाती है। दूसरी ओर गॉड, रिलीजन, फेथ और उनके नेचर की स्टडी को थियोलॉजी कहते हैं, और इसे सही से जानने के लिए अक्सर साइंस और फिलॉसफी का संगम बेहद जरूरी हो जाता है। ये थी साइंस, फिलॉसफी और थियोलॉजी की परिभाषाएं। कोई भी रिलीजियस बिलीफ या फेथ जिसे साइंस अप्रूव कर सकती है वो साइंटिफिक कहलाया जाता है, पर अगर साइंस किसी रिलीजियस बिलीफ या फेथ को डिसअप्रूव नहीं कर सकती है तो उस कारण से वो अनसाइंटिफिक नहीं हो जाता है, बल्कि वो मेटाफिजिकल होता है। यकीनन ऐसे फिनोमिना कायनात में मौजूद हैं जो साइंटिफिक डोमेन या रेल्म के बाहर हैं और जिनकी हकीकत साइंस टेस्ट या एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती। साइंस मेटाफिजिकल दावों को ना तो अप्रूव कर सकती है और ना ही डिसअप्रूव। विज्ञान ना तो धर्म है और ना ही धर्म विज्ञान है। ना तो विज्ञान धर्म का स्थान ले सकता है और ना ही धर्म विज्ञान का स्थान ले सकता है। विज्ञान हर विषय पर हमारा मार्गदर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि विज्ञान केवल ये बताता है कि ईश्वर द्वारा स्थापित लॉज ऑफ नेचर कैसे कार्य करते हैं। मार्गदर्शन तो केवल ईश्वर कर सकता है। आसान शब्दों में कहूं तो विज्ञान समाज को सहूलतें देता है, धर्म समाज को दिशा देता है और अध्यात्म समाज को शुद्धि और पवित्रता देता है। अब हम अपने तजुर्बों की बुनियाद पर यह जानने की कोशिश करते हैं कि नास्तिकों से बहस की तरतीब क्या होनी चाहिए। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट यही होना चाहिए कि क्या ये कायनात अपने आप बनी हुई है या बनाई गई है। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये होना चाहिए कि अगर ये बनाई गई है तो इसको किसने बनाया है। तीसरा आर्ग्यूमेंट ये होगा कि अगर इसको कोई बनाने वाला है तो वो कैसा या कितने है। फिर ये बात होगी कि क्या उसका कोई मजहब या पैगंबर या किताब हो सकती है। बाकी तमाम सवालों पर आखिर में बात होनी चाहिए, जैसे कि मौजूदा मज़ाहिब में कौन सा पहलू वाकई असल है और कौन सा मिलावटी है, या फिर मजहब में फला चीज क्यों है, या मजहबी लोगों से दुनिया परेशान क्यों है, वगैरह वगैरह। ऐसे एक एक सवाल पर कई घंटों बात करी जा सकती है, जो हम कभी किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल बस ये समझ लेते हैं कि इन सवालों को एक एक करके लेकर चलने से ही खुदा का वजूद आसानी से समझा या समझाया जा सकता है। अगर इन सवालों की तरतीब बदलकर या नज़रअंदाज करके बात करी जाएगी तो मसला हल होने की बजाय डेड एंड की तरफ भी बढ़ सकता है। ये तरतीब अक्सर सिविलाइज्ड एथीस्ट लोगों के साथ कामयाब होती है, मगर क्योंकि इंडियन सबकॉन्टिनेंट के मुलहिद हर चीज में साइंस को बुनियाद बनाते हैं, इसलिए उनके लिए एक अलग तरतीब भी हो सकती है। वो ये कि सबसे पहले कायनात के एक खालिक होने पर कुछ बड़े गैर जानिबदार साइंसदानों और फलसफियों का क्या कहना है वो सामने रखा जाए। फिर खालिक की तरफ इशारा कर रहे कायनात और हयात के हैरतअंगेज हकाइक सामने रखे जाएं। इसके बाद उनसे साइंस, फिलॉसफी और लॉजिक बेस्ड सवाल किए जाएं, और सबसे आखिर में उनके मजहब पर उठाए जा रहे सवालों के जवाब दिए जाएं। अब हम उन सवालों के बारे में जानते हैं जिनके जवाब अभी तक नास्तिकता और साइंटिज्म नहीं दे पाया है, जो है बिग बैंग और सिंगुलैरिटी के बारे में, यूनिवर्स में मौजूद इंटेलिजेंस और परफेक्शन के बारे में, निर्जीव में पैदा हुई लाइफ और कॉन्शियसनेस के बारे में जिसने उसे स्वयं और उसके आसपास के संबंध में जागरूक किया, इंसानों में पैदा हुई जबरदस्त कॉम्पिटेंसी और सलाहियतों के बारे में जो अन्य प्राणियों में नहीं दिखती है,
और इंसान की अपने अस्तित्व के सत्य की खोज के बारे में, जिसे एग्जिस्टेंशियल क्यूरियोसिटी कहा जाता है। कई नास्तिकों और वैज्ञानिकों के अनुसार यूनिवर्स, लाइफ और कॉन्शियसनेस बाय चांस अस्तित्व में आए हैं। इन्होंने चांस को ही ईश्वर मान लिया है। वो कहते हैं कि नेचर खुद ही यूनिवर्स की क्रिएटर है, जबकि नेचर ना तो मॉरल है और न ही अमॉरल, बल्कि नॉन मॉरल है। उधर आस्तिक कहते हैं कि नेचर या यूनिवर्स का भी एक क्रिएटर है, क्योंकि जब क्रिएशन मौजूद है तो क्रिएटर भी मौजूद होना चाहिए, और वो क्रिएटर ही अल्टीमेट क्रिएटर है। असल में नास्तिकों ने प्रकृति को ही ईश्वर मान लिया है, क्योंकि इनके अनुसार प्रकृति में सारे अल्टीमेट गुण उपलब्ध हैं, जैसे कि उसका सृष्टि का मूल कारण और हर चीज का निर्माता होना, उसका सदा से और स्वयं अपने आप होना। जबकि ये सारे गुण आस्तिक ईश्वर के मानते हैं, जैसे ईश्वर का अनादि, अनंत, स्वयं से होना। प्रकृति और ईश्वर की कोई जाति शक्ल नहीं होती है। ईश्वर के दो गुण जो इंसानों से सबसे अधिक संबंधित हैं, वो हैं करुणा और न्याय। ये दोनों गुण प्रकृति मानवों को नहीं दे सकती, क्योंकि प्रकृति तो मुर्दा है, वो ना सुन सकती है और ना बोल सकती है। मगर उस प्रकृति के दाता ईश्वर को जैसे ही आप अलाइव और ऑब्जर्व मान लेते हो, इन गुणों का प्रदर्शन होना या इनके हासिल होने की उम्मीद पैदा हो जाती है। खैर, इस तरह देखा जाए तो नास्तिक आस्तिकों से बस एक पायदान नीचे खड़े हैं। फैसला नास्तिकों को करना है कि अब ऊपर चढ़ना है या वापस नीचे उतरना है।